हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में हमें सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझना पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मास। वो प्रॉपर्टी ये है कि हर मास, एवरी मास इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अनदर मास। अगर आपके पास कोई एक मास है, ठीक है, सपोज ये मास आपका m1 है, दिस मास इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एवरी मास अराउंड इटसेल्फ। उसके आसपास जितने भी मासेस हैं, बड़ा छोटा जैसा मर्जी मास हो, एक ऑब्जेक्ट के आसपास जितने भी मासेस हैं, ये ऑब्जेक्ट इन सब मासेस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है नेचर में, और इस फोर्स का नेचर ही ये होता है कि ये फोर्स एक्सर्ट वो ऑब्जेक्ट करेगा जिसके पास खुद कोई मास है। आई मीन दिस फोर्स इज एसोसिएटेड टू एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू एक्सर्ट दैट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग मास। मतलब एक्सर्ट करने वाले के पास भी मास होना चाहिए, और जिसपे वो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा उसके पास भी कुछ मास होना चाहिए। तो दो मासेस के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है हमेशा, विच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमने नॉर्मली अपने आसपास, जैसे जो मैंने आपको बात बताई, इससे एक चीज आपके माइंड में आई होगी कि अगर हर ऑब्जेक्ट के बीच में, हर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, इफ यू टेक एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब दोनों मासेस हैं, तो उन दोनों मासेस के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें फील क्यों नहीं होता? आई मीन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो केवल अर्थ के केस में देखा है। जैसे अर्थ खुद भी एक मास है, अर्थ इज इट्स बिग मास। आप अगर अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स अ मास, इट्स अ ह्यूज मास, यू कैन से इट्स अ ह्यूज मास। तो हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जिस्टेंस है वो केवल अर्थ के केस में फील किया है। फील करने का क्या मतलब होता है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑन इट्स ओन छोड़ देते हैं, सपोज आपके पास ये मास m2 है, and if you just leave this mass m2 on its own, then this mass will have a tendency to be attracted towards the surface of earth। हमें ये मास अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसी से हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें ग्रेविटी का एग्जिस्टेंस फील हो रहा है। लेकिन ये एग्जिस्टेंस, इस तरह की ग्रेविटी हमें कोई और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फील नहीं होती। वी आर नॉट एबल टू फील दैट ग्रेविटी। हमें ऐसा नहीं लगता कि सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर और मैं अपने सामने एक ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, ठीक है, मेरा भी कुछ मास है, इस ऑब्जेक्ट का भी कुछ मास है, बट वी विल नॉट सी दैट ईदर ऑफ अस आर अट्रैक्टिंग और गेटिंग एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स ईच अदर। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, हम दोनों एक दूसरे की तरफ कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फील नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये केवल हमें अर्थ और उसके ऊपर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में महसूस होता है, राइट? बट द पॉइंट इज दैट कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये इन एक्चुअलिटी हर मास के बीच में एग्जिस्ट करता है। एवरी मास मीन्स एवरी मास इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मासेस अराउंड इटसेल्फ। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये जो फोर्स है, ये डिस्टेंस के साथ आपका कम होता चला जाता है। अगर आपके पास अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके मैं पास में एक ऑब्जेक्ट रखती हूँ, तो इनके बीच में एक प्रोमिनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दूर ले जाती हूँ, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिमिनिश हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो लेस प्रोमिनेंट हो जाएगा, आपको इतना महसूस नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होता है? देखिए, नॉर्मल केसेस में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, मान लो ये आपका कोई, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर 1 kg ऑब्जेक्ट, एंड सपोज दिस इज योर 2 kg ऑब्जेक्ट। इसमें से एक आपका 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है। अगर हम इन दोनों को इनके पास भी रखते हैं, तब भी हमें दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की एक ग्रेविटी है या इस ऑब्जेक्ट की कोई ग्रेविटी है? because we are not able to
feel that acceleration of one motion, that acceleration of one body towards the other body. वो एक्सेलरेशन या वो मूवमेंट ऑफ वन बॉडी टुवर्ड्स अनदर बॉडी हमें सिर्फ अर्थ के केस में फील होती है, क्योंकि इसका कारण ये है कि आपके पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। ये जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हर दो मास के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड माने इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। जिनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। तो आपके पास इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास दोनों मासेस बहुत बड़े हैं, m1 भी बहुत बड़ा और m2 भी बहुत बड़ा है, तो इन दैट केस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी लार्ज, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक मास भी बहुत बड़ा है तो भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नोटिसेबल होगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही मासेस छोटे हैं, मतलब m1 भी बहुत बड़ा मास नहीं है और m2 भी बहुत बड़ा मास नहीं है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाता है और इसकी प्रेजेंस फील करना मुश्किल है। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट को नोटिस करते हैं विच इज फॉलिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो फोर्स जो कि अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, वो फोर्स इतना प्रोमिनेंट क्यों है? वो हमें कैसे मतलब हमें ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा है, whereas we are not able to see such acceleration if you take any other pair of objects, but we are able to see such accelerations only when one of the two objects is earth. ठीक है, अर्थ के साथ अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ये रिलेशन स्टडी करेंगे तो आपको ये मोशन दिखाई देगा, आपको ये मोशन महसूस होगा, ये एक्सेलरेशन महसूस होगा। देखिए, एक्सेलरेशन महसूस होने का मतलब कि हमें फोर्स फील हो रहा है कि हाँ, हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ फोर्स है, तभी ये ऑब्जेक्ट उसकी तरफ गिर रहा है। लेकिन आपको ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ गिरता हुआ या ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जाता हुआ नहीं नजर आएगा। तो वो इसलिए नहीं नजर आएगा क्योंकि आपके पास ये मासेस दोनों ही बहुत कम है, ये मासेस बहुत कम है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये ऑब्जेक्ट इस पे एग्जर्ट कर रहा है या फिर जो ये ऑब्जेक्ट इस पे एग्जर्ट कर रहा है, दैट इज वेरी लेस। इट इज सो लेस कि वो इनमें से किसी को भी एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा, इसलिए किसी की भी स्टेट चेंज होती हुई आपको नहीं नजर आ रही। फाइन, पर हाँ, अगर इन दोनों ये m1 और m2 इन दोनों मासेस में से एक भी मास बहुत बड़ा है, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि इस कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट आप अर्थ ले लें, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स काफी प्रोमिनेंट हो जाएगा, एंड इन दैट केस यू विल बी एबल टू फील द प्रेजेंस ऑफ दिस फोर्स, राइट। अच्छा, आपके पास ये जो फोर्सेस हैं ये फिर से एक्शन रिएक्शन के पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हर फोर्स वैसे ही एग्जिस्ट करता है। दिस m1 इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन m2 एंड साइमल्टेनियसली m2 is also going to exert an equal and opposite force on m1. इसमें से ये कहना मुश्किल है कि एक्शन कौन सा और रिएक्शन कौन सा है, और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। किसी को भी आप एक्शन मान सकते हैं, आप किसी को भी रिएक्शन मान सकते हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक्शन और रिएक्शन यहां पर भी रहेगा, जैसे कि हर फोर्स में होता है। तो जो फोर्स इसने इस पे एग्जर्ट करा, m1 ने m2 पे एग्जर्ट करा, उसको अगर आप एक्शन मान लेते हैं, तो जो m2 ने m1 पर एग्जर्ट करा वो आपका रिएक्शन हो जाएगा। And since they are action reaction forces, so they got to be equal in strength and they got to be equal opposite in the direction. So strength में बिल्कुल बराबर है और डायरेक्शन में बिल्कुल ऑपोजिट रहेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात, अब अगर हम इस चीज को किसी एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम वो भी समझ सकते हैं। आपको पता है कि जो फोर्स का रिलेशन होता है विच इज सजेस्टेड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट रिलेशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Force is equal to mass into acceleration, right? हाँ, but before we derive this strength of the force, let's talk about the second parameter on which your gravitational force depends. तो आपका पहला पैरामीटर था product of the two masses, ठीक है, और आपका जो दूसरा पैरामीटर रहेगा that will be the distance between the two objects. आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज मैं इनके डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स
which is directly proportional to the product of the two masses is also inversely proportional to the square of the distance between the two objects m1 and m2. मतलब आपका जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट. और अगर हम इन दोनों चीजों को, इन दोनों कंक्लूजन्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का एक रिलेशन आ जाता है विच इज इक्वल टू g m1 m2 बाय आर स्क्वायर. ये जो आपके पास g है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइंस हटा देंगे, वी विल बी रिप्लेसिंग दिस बाय विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये आपका एक कलेक्टिव रिलेशन आ जाता है विच इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच ऑब्जेक्ट m1 is exerting on m2 and vice versa, which m2 is also exerting on m1. So this relation says that gravitational force is equal to the product of, gravitational constant into the product of the two masses divided by the distance, the square of the distance between the two objects, m1 and m2, right? चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को. आपने यहाँ पर अर्थ ले लेना है, ठीक है. अज्यूम दिस इज अर्थ एंड यहाँ पर मैंने अर्थ का मास लिख दिया, उसका जो अप्रोक्सीमेट मास है. अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kgs. इतना बड़ा है हमारा अर्थ. दिस ह्यूज इज द वैल्यू, राइट. सो द वैल्यू इज 6 × 10⁻24 kgs, राइट. अब हमने एक 50 kg का मास लिया है. हम 50 kg के मास में और अर्थ के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, उस वैल्यू को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे. तो उसके लिए आपको सबसे पहले यही वाला रिलेशन यूज करना है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is given as the gravitational constant which is represented by capital G into the product of the masses. 50 kg का आपके पास ये वाला मास है और ये पास आपके पास मास ऑफ द अर्थ है. ये आपने मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू ले लेनी है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेने के लिए आपको क्या डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा? आपको अर्थ का रेडियस लेना पड़ेगा. देखिए ये अगर आपके पास अर्थ है तो यहां से कहीं इसका एक रेडियस का वैल्यू एग्जिस्ट करे, ठीक है. दैट रेडियस इज डेफिनेटली वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ अर्थ. हम ऐसे थोड़ी सी दूरी पे कोई चीज रखते हैं और उसको थ्रो करते हैं, ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है अर्थ के रेडियस के हिसाब से. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फिलहाल आप ये वाला डिस्टेंस निग्लेक्ट कर सकते हैं एंड we can entirely take the distance between the object and the earth as the radius of the earth only, right? चलिए देखिए यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी है. जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है. दैट इज 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट. और हमारे पास जो अर्थ का हमने मास लिया है ये 6 × 10⁻24 kg. दिस इज ऑल्सो एन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू. इट्स लाइक एक नॉन रेकरिंग डेसिमल है 5.9 समथिंग. सो वी हैव जस्ट फॉर कन्वीनियंस वी हैव टुक इट दिस वे. उसके अलावा जो आपके पास अर्थ का अप्रोक्सीमेटेड रेडियस है वो भी आपका कितना रहेगा? 6.371 × 10⁻6 मीटर्स. इतना बड़ा रेडियस है उसका. अच्छा जी, ये सारे वैल्यूज को और मास की वैल्यू हमने 50 kg डिफाइन कर दी है. इन सब वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे हम इस रिलेशन में, और इस रिलेशन से आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स विच एग्जिस्ट्स बिटवीन सम ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg एंड द अर्थ इज दिस मच. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूला में यूज करने के बाद आपके पास आ जाएगी 490.3 न्यूटन्स. ठीक है, ये फिर से एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है बिकॉज हमने सारी वैल्यूज ये अप्रोक्सीमेशंस में यूज करी है. ये सभी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं. तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी. ठीक है, अब ये जो आपके पास वैल्यू है 490.3 न्यूटन्स की, दिस फोर्स इज इनफ टू कॉज अ नोटिसेबल एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50. अगर हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि जो आपके पास 50 kg का मास है, इस फोर्स के वजह से, देखिए ये जो फोर्स है ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक्सर्ट कर रहे हैं. आपका अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर
इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सिमिलरली यही ऑब्जेक्ट अर्थ पर भी इतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि फिर से ये फोर्सेस आपके, एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है, एक फोर्स आपके पास इस पे एक्ट कर रहा है तो दूसरा आपके पास इस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो फोर्स आपका इस मास पे एक्ट कर रहा है, लेट अस सी दैट दिस फोर्स इज कॉजिंग हाउ मच ऑफ एक्सेलरेशन इन द मास ऑफ 50 kgs। लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। देखिए यहां से हमने यही वाला रिलेशन यूज करा है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने ये पढ़ लिया है कि हमें न्यूटन सेकेंड लॉ से ये पता चला था दैट इफ यू हैव टू इवेल्युएट द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो वो फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, वो फोर्स का वैल्यू रहेगा द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। आई मीन अगर हमें ये पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास इस ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए और इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, दोनों के प्रोडक्ट से वो फोर्स निकलता है। तो फोर्स हमने निकाल लिया है 490.3 न्यूटन, ये हमने वैल्यू यहाँ यूज करनी है, और मास 50 kg का है, तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कि भाई इस फोर्स ने इस मास के ऊपर कितना एक्सेलरेशन कॉज किया। तो एक्सेलरेशन का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, जो कि सही भी है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कॉज्ड बाय द मास ऑफ द अर्थ। ये ग्रेविटी अर्थ के मास की वजह से है केवल, ठीक है ना। तो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ रही है वो आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड वी आर वेरी मच एक्वेंटेड विद दिस वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पढ़ी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ का जो वैल्यू है वो 9.8 ही होता है, और हमारा मैथमेटिकली भी यही आ गया। अच्छा, इसी तरह से ये तो थी बात उस एक्सेलरेशन को निकालने की जिस एक्सेलरेशन से आपका ऑब्जेक्ट जिसका मास 50 kg वो मूव करने वाला है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, बहुत नोटिसेबल एक्सेलरेशन है, आपको दिख रहा है ये, you can see that the object is undergoing a change in velocity. This acceleration is so vast that you can see an object undergoing its state change. वो अपनी अगर वो रेस्ट की स्टेट पर है तो वो रेस्ट की स्टेट से एक अच्छी खासी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है इतनी एक्सेलरेशन के तहत, ठीक है। अब हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि इतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर भी एक्सर्ट कर रहा है, तो अर्थ कितनी वैल्यू से एक्सेलरेट करता है। लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट दैट। देखिए अब हमने वही रिलेशन दोबारा से यूज करा है, फोर्स विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इनटू, क्योंकि अभी हमने ये देखना है कि ये जो फोर्स है वो अर्थ के ऊपर एक्ट कर रहा है। अभी ऑब्जेक्ट आपका अर्थ है, ठीक है, तो यहां पर मास आप अर्थ का लेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है कि अर्थ में कितना एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है ये फोर्स। तो हमने ये रिलेशन लिखा है हमारा, इस रिलेशन में फोर्स की वैल्यू आपको यूज करनी है 490.3 न्यूटन, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स में सेम अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू में जो आपका फोर्स है वो आपका यही जाएगा, और मास ऑफ द अर्थ आपका जाएगा दिस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विच इज 6 × 10⁻²4। तो ये वैल्यू यूज करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन का एक अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट आ जाता है विच इज 8.17 × 10⁻22। अच्छा, इफ यू जस्ट कंपेयर दिस वैल्यू, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, these many meters per second square, that means जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है अर्थ में, इट इज दिस लेस अ वैल्यू, इतनी कम वैल्यू है जिसको हम दिस इज सच लो अ वैल्यू कि इतनी कम एक्सेलरेशन से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करेंगे या उसमें उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट आपका नोटिसेबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू हैव टू मूव सच अ मैसिव मास and that too with this low value of acceleration. Acceleration का वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि acceleration क्या बताता है, acceleration बताता है that what is the rate at which the velocity is changing. So this rate at which the velocity is expected to change is this less value. This is why ये जो फोर्स है 490.3 न्यूटन का, ये 50 kg मास को तो एक्सेलरेट कर सकता है अर्थ की तरफ, क्योंकि ये मास बहुत कम है। लेकिन इतना ही फोर्स जब इस ऑब्जेक्ट पर भी एक्सर्ट हो रहा है, बिकॉज ये साथ साथ ही हो रहा है, एक जगह एक्शन है तो दूसरी जगह रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज इनसफिशिएंट टू कॉज एनी काइंड ऑफ मोशन इन अ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ। इसलिए हमें अर्थ एक्सेलरेट करता हुआ नहीं दिखाई देता। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की महसूस की जा सकती है जो बहुत ज्यादा मास के हैं। ये जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हुआ था, जो 50 kg ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हुआ था, वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हुआ था,
अर्थ की ग्रेविटी थी, अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था that it displaced or it moved or accelerated this object which is of mass 50 kg. So that means अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कहीं बहुत डोमिनेंट देखना चाहते हैं, कहीं देखना चाहते हैं दैट दिस फोर्स इज एबल टू कॉज सम इफेक्ट, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों में से कम एक मास तो आपका बहुत बड़ा होना चाहिए सो दैट इट कैन कॉज द एक्सेलरेशन इन द लाइटर मास। जैसे कि यहाँ था, इस केस में हमने ये दो ऑब्जेक्ट्स लिए थे जिसमें से अर्थ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट वाज वेरी लार्ज, इट वाज दिस लार्ज दैट इट कॉज्ड द एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी इनटू द लाइटर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है इसकी ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, जबकि ये तो एक्सेलरेट नहीं करेगा क्योंकि इतना सा फोर्स इसको हिलाने के लिए काफी नहीं है, राइट। अच्छा, यही कारण है कि आपके पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लाइटर ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड द क्लास, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर दो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, पर क्योंकि दोनों ही लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना कम आएगा। यू जस्ट सी द काइंड ऑफ वैल्यूज विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड। आपके पास सपोज दो डिस्टेंस है, अगर आपके पास यही 50 kg की बॉडी है, इसके साथ आप ऐसे कोई 20 kg की बॉडी ले लें और इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन में अगर एक 50 है दूसरा 20 है, मतलब कि दोनों ने मिलकर न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट, प्रोडक्ट पार्ट सिर्फ 1000 बनाया है, उसके साथ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज दिस स्मॉल वैल्यू 10⁻11, इतनी छोटी वैल्यू है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो भी उनका बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आप स्क्वायर भी कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आएगी बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू प्रोमिनेंट तब होती है जब दोनों मासेस में से कम एक मास तो आपका ज्यादा हो। So this is why we are not able to feel these forces, these gravitational forces between ordinary objects on Earth. जैसे हमारे पास अर्थ में कितनी सारी चीजें हैं, जैसे मैं हूँ, I am having a certain mass, I am also going to have a gravity around myself. मैं भी अपने आसपास की चीजों को अपने मास की वजह से अट्रैक्ट कर रही होंगी, लेकिन वो फोर्स इतना ज्यादा है ही नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट को मेरी तरफ एक्सेलरेट करे या मुझे किसी ऑब्जेक्ट की तरफ एक्सेलरेट करे। सो वी मे नॉट बी एबल टू फील दिस फोर्स, बट ये फोर्स एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन बहुत लाइटर अर्थ के मास के हिसाब से तो हम सब ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो बहुत कम है, तो हमारे वजह से जो ग्रेविटी क्रिएट हो रही है वो ज्यादा, ग्रेविटी का वैल्यू इतना ज्यादा नहीं है कि वो किसी में कुछ भी ऑब्जेक्ट, किसी में कुछ भी स्टेट चेंज कर पाए। दैट फोर्स इज नॉट प्रोमिनेंट इनफ, राइट। अच्छा, यही कारण है कि आपके पास जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है और सन है, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दे आर ऑल हेल्ड इन देयर प्लेस बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिस्टिंग between every two heavenly bodies, between every pair there is existence of this gravitational force of attraction, and this gravitational force of attraction only is responsible in keeping the planets in their place. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर ये सन है और ये आपके पास कोई एक प्लैनेट है, मान लो हमारा अर्थ है और ये सन है, तो जो अर्थ है दिस इज रिवॉल्विंग इन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द सन। इन दोनों के बीच में व्हाई दीज प्लैनेट्स नेवर फॉल अपार्ट, ये कभी भी अपने रास्ते से कहीं और क्यों नहीं चले जाते, ये अपनी जगह पर ही क्यों रहते हैं, तो उसमें ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये फोर्सेस आपके सेलेस्टियल बॉडीज के केस में बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। क्यों इतने डोमिनेंट हो जाते हैं? क्योंकि इन सेलेस्टियल बॉडीज का मास बहुत ज्यादा है। जो आपका ये फोर्स का ग्रेविटेशन फोर्स का जो रिलेशन है जिसमें m1 m2 डिवाइडेड बाय r² है, इसमें क्या है कि आपके पास ये m1 और m2 जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों ही वैल्यूज इस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी है। अगर आप एक मास ऑफ सन ले लें और एक मास ऑफ अर्थ ले लें, ठीक है, तो मास ऑफ सन भी बहुत ज्यादा है और मास ऑफ अर्थ भी बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स ये टोटल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, ये टोटल प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही डोमिनेंट हो जाता है। इट इज दिस डोमिनेंट दैट इट कैन कीप एवरी सेलेस्टियल बॉडी इन इट्स प्लेस।
ठीक है, तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से जितने भी हेवनली बॉडीज हैं वो अपनी प्रॉपर पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि व्हाई दिस फोर्स इज वेरी डोमिनेंट इन टू वेरी 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 हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज नॉट इवन नोटिसेबल if you are going to observe this force between ordinary objects which are normal mass objects। जैसे अर्थ पे हम सब ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी ग्रेविटीज कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी सेलेस्टियल बॉडी के साथ कंपेयर करें, सो द ग्रेविटी क्रिएटेड बाय मास लाइक अर्थ इज नथिंग। तो इसलिए ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो नोटिसेबल भी नहीं है, और इनके बीच में बहुत नोटिसेबल भी है, एंड इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग देयर पोजिशंस इंटैक्ट, राइट। इनफैक्ट जो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका यही सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है, दैट दिस लॉ इज गोइंग टू एक्सप्लेन अस द मोशन ऑफ द हेवनली बॉडीज in space, and this is going to explain us why any object falls towards the surface of Earth or towards the surface of the planet, why a satellite moon revolves around Earth। जो हमारे सैटेलाइट का, जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसका मूवमेंट भी अर्थ के अराउंड जो होता रहता है अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, वो किसके वजह से होता है? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज अर्थ के बीच में और मून के बीच में भी एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज मून का भी मास है, अर्थ से तो काफी कम है बट फिर भी ठीक ठाक नोटिसेबल मास है उसका भी, और अर्थ का मास तो है ही ज्यादा। तो उनके बीच में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज कीपिंग द मून इन इट्स पोजिशन, which is responsible for the eternal movement that the celestial bodies go on having, around one another. So this is the importance of the law of gravitation. चलिए अब बात करते हैं that how the value of acceleration due to gravity is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने ये बहुत ज्यादा पढ़ लिया है कि acceleration due to gravity की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, the rate at which the velocity is changing when it is when the object is allowed to fall freely। जब हम एक ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं on its own, then it is attracted towards the surface of earth, and जो उसका मोशन होता है वो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन नहीं होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का कब हो सकता है? अगर उसका स्टेट ना चेंज हो रहा हो, दैट मीन्स देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। बट इफ यू आर होल्डिंग एनी ऑब्जेक्ट on earth, then it is definitely acted upon by a certain force of attraction from the side of earth, which is called the gravitational force of attraction। अब अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ की तरफ से फोर्स काम कर रहा है, मतलब उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली एक्सेलरेट तो करेगा ही, ठीक है। दैट ऑब्जेक्ट विल डेफिनेटली अंडरगो एक्सेलरेशन, और वही एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन एसोसिएटेड टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, which is going to move due to the influence of the gravitational force of attraction exerted on that object due to the mass of the earth। आप ऐसे भी कह सकते। तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक ग्रेविटी या एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, हम कहते हैं कि उस एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये वैल्यू हम आज तक मानते आए हैं। अब हम इस वैल्यू को यहाँ डिराइव करके बताने वाले हैं कि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये वैल्यू कैसे आई है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सपोज एक मास है m, स्मॉल m से मैं इसको डिनोट कर देती हूँ, एंड इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, और अर्थ का मास में सपोज कैपिटल M से डिनोट कर देती हूँ। तो द फोर्स विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इस फोर्स के रिलेशन में हम कैपिटल M तो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम वो निकाल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स काम कर रहा है। तो जिस ऑब्जेक्ट का फोर्स निकालना है कि इस पे क्या फोर्स काम कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट का मास लिया जाएगा। सो मास ऑफ दिस, since we are finding the force which is being exerted on this small mass, so in the relation of the force we will take this mass only, this mass value only, which is small m। तो हमने ले ली वो वैल्यू। अब ये जो फोर्स है, ये तो एक रिलेशन आ गया, दिस इज योर रिलेशन नंबर 1। लेट्स से कि दिस फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस मास m इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है
वो वैल्यू है एक्सेलरेशन की जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है. This is a uniformly accelerated motion and the object is accelerating with this value of 9.8 meter per second square. अब इसका alternate formula भी हमारे सामने आ चुका है. इसी फोर्स का एक alternate formula भी हमारे पास आ चुका है. That is G into M into small m into radius of earth का square. ये फॉर्मूला इसका alternate formula है. मतलब यही फोर्स जो अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट कर रहा है, इसी फोर्स को हम दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. या तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए या आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए. दोनों फोर्सेस से आपके दोनों फॉर्मूला से आपका सेम फोर्स आएगा. तो अभी क्या करना है, दिस इज योर फोर्स नंबर 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेम फोर्स. ये एक ही फोर्स है लेकिन उसको दो तरीके से निकाला जा सकता है. या तो आप उसको सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ का जो रिलेशन है वो यूज करके निकाल लीजिए, या फिर आप इस फोर्स से भी, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं. अब क्या है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक ही बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी कैन इक्वेट द टू फोर्सेस. दैट मींस आपके पास इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2. सो लेट्स जस्ट इक्वेट देम. तो आपके पास इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, mg इज इक्वल टू g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय RE का स्क्वायर. अगर आप इस तरह से इक्वेट कर देते हैं तो आपके पास स्मॉल m की वैल्यू कट जाएगी, दिस विल वैनिश. And from here, you will get a relation for acceleration due to gravity, that is G M by RE का square. तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जिससे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द अर्थ वो निकाल सकते हैं. जो कि अच्छा, ये वैल्यू को देखकर आपको क्या समझ में आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो निकलती है वो किसकी वजह से निकलती है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी which is created due to the mass of the earth. ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी इस रिलेशन से निकलेगी. इस रिलेशन में आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को यूज करेंगे, which जो भी मैंने आपको भी पहले वैल्यू बताई थी उस वैल्यू को आप यहाँ यूज करेंगे. आप मास कैपिटल M इज रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ अर्थ, आप मास ऑफ अर्थ की वैल्यू यूज करेंगे और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू यूज करेंगे. इन सभी वैल्यूज को यूज करके आपके पास जी की वैल्यू आएगी. लेट्स डू इट. जस्ट सी, हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जगह 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, then mass of the earth and then radius of earth. Using this we are getting an approximated value of acceleration due to gravity of earth, that is 9.8 meter per second square. So this is how we got this value. 9.8 meter per second square का acceleration exist करेगा या act करेगा हर उस ऑब्जेक्ट पे जिसको हम फ्रीली छोड़ देंगे. वो वैल्यू हमारी यहाँ से आई थी, ठीक है, जो हम आज तक यूज करते आए हैं वो वैल्यू एक्चुअली हमारी यहाँ से आई थी. राइट. अच्छा जी, अब अगर आप इस रिलेशन को ऑब्जर्व करें, ये रिलेशन को ऑब्जर्व करें, इससे आपको ये पता चलेगा कि आप किसी भी प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने अर्थ का मास यूज किया, सो वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट ड्यू टू द मास ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थ के मास की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रही है वो ये आ रही है. यहाँ पे आप m की वैल्यू चेंज करते जाएं और आपके पास अलग अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज की वैल्यू आएगी. अगर आप यहाँ मून का मास रख दें, अगर आप मून का मास यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे m की जगह, तो आपके पास मून पे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है वो आ जाएगी. और वो डेफिनेटली आपके पास 9.8 से तो कम ही होने वाली है. क्यों कम होने वाली है? बिकॉज मून का जो मास है वो अर्थ के मास से काफी कम है. ठीक है, अर्थ के मास से काफी कम है. तो मून के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मून के मास के वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पैदा हो रही है वो भी कम आएगी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है विच इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और उसके साथ साथ वो मास ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी पे डिपेंड करती है कि हम कौन सी सेलेस्टियल बॉडी के मास को कंसिडर करके उसके मास के वजह से पैदा होने वाली ग्रेविटी को निकाल रहे हैं. राइट. अच्छा जी, अब क्योंकि दिस gravity is going to serve as the acceleration with which any object is going to move. Any object which is kept close to the surface of earth is going to move. I mean, अगर जैसे हमने यहाँ पर ये स्मॉल m वाला मास रखा था, ऐसा कोई भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस पे यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करने वाली है. इसी एक्सेलरेशन से वो मूव करने वाला है जब उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्ट होगा. अब बात है कि
ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। हर ऑब्जेक्ट के लिए ये ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगी। कैसे रहेगी? आई शो यू। देखिए, अब आपके पास जो ग्रेविटी का वैल्यू है, हमने एक सिचुएशन अज्यूम करी है जिसमें वी आर हैविंग टू मासेस m1 एंड m2 विच आर अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी। और ये हमारा अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M। m1 और m2 इन ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं जो अर्थ की ग्रेविटी में मूव करने वाले हैं या अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव करने वाले हैं। आपके पास अर्थ की ग्रेविटी की जो वैल्यू है, आई मीन अर्थ के मास की वजह से जो वो ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है अपने आसपास की सारी चीजों पर, उस ग्रेविटी की, उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू का जो रिलेशन है वो ये है। अब इस रिलेशन को देख के हमें एक बात समझ में आती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर अर्थ के वजह से, अर्थ के मास की वजह से अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं तो इस ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के मास पे तो डिपेंड करती ही है, प्लैनेट के मास पे तो डिपेंड करेगी, क्योंकि उसके वजह से ही है ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना प्रोमिनेंट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक प्लैनेट की वजह से कितनी है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, बट इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास और द masses ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर गोइंग टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस ग्रेविटी। जैसे कि m1 और m2, ठीक है, m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर मूव करने वाले हैं। इस ग्रेविटी की वैल्यू इन दोनों में से किसी मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ये केवल उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रही है जिसकी वजह से क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट कर रही है। क्रिएट की गई नहीं है, जिसकी वजह से ये ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द इंटेंस और ह्यूज मास ऑफ अर्थ, राइट। जो ये वाले दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके मासेस का कोई योगदान नहीं है इस ग्रेविटी की वैल्यू को क्रिएट करने में। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, उनका मास कुछ भी हो, उनके मासेस में कुछ भी वेरिएशन हो, इन दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है। आई मीन whenever these objects are going to this object is going to undergo a uniformly accelerated motion, जैसा कि होगा if you are going to leave this objects on their own। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप छोड़ देंगे, यहाँ पे रिलीज कर देंगे, these objects will be moving under the influence of gravitational force of attraction which is exerted by earth on them, ठीक है। तो क्योंकि उन पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो एक्सेलरेट तो करेंगे, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन से एक्सर्ट करेंगे। उनका मासेस कितने हैं, मासेस में क्या वेरिएशन है, उससे उस एक्सेलरेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जिस पैरामीटर पे डिपेंड करती है वो इनके मासेस है ही नहीं, वो डिपेंड करती है सिर्फ सेलेस्टियल बॉडी के मास पे। ये कौन सी ग्रेविटी है, दिस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द मास ऑफ अर्थ, तो ये मास ऑफ अर्थ पे ही डिपेंड करती है, ये उन ऑब्जेक्ट्स के मासेस पे नहीं डिपेंड करती जो इस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर मूव करने वाले हैं, राइट। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी विच इज गोइंग टू बी अलॉटेड टू एनी ऑफ द मासेस विच आर गोइंग टू मूव, दैट विल बी सेम। तो अगर हम यहाँ पर दो मासेस को ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ दो मासेस ले लिए हैं m1 और m2, हम अपना ऑब्जर्वेशन बताने वाले हैं कि अगर आपके पास दो मासेस हैं एंड वी आर गोइंग टू थ्रो द टू मासेस साइमल्टेनियसली, हम दोनों मासेस को एक साथ रिलीज कर देते हैं, तो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन रहता है, विल द टू मासेस कम एंड स्ट्राइक द सर्फेस ऑफ अर्थ एट द सेम टाइम और एट द डिफरेंट टाइम, और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहने वाला है वो हम अब डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए, हमने यहाँ पर क्या करा, हमने दोनों मासेस को डिफाइन कर दिया है कि दोनों मासेस क्या क्या हैं। आई मीन वी हैव डिफाइंड द नेचर। जैसे ये दो मासेस हैं m1 एंड m2, और मैंने बोला कि m1 सपोज आपका, जस्ट अ मोमेंट, एंड योर m1 इज सपोज ग्रेटर देन योर m2। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए हैं, जैसे जिनके मासेस में ठीक ठाक सा अंतर होगा। यहाँ हमने क्या किया है, वी हैव टेकन एन आयरन प्लेट, हमने एक आयरन का प्लेट ले लिया है, और दूसरी तरफ लगभग सेम डायमेंशन का, लगभग सेम सरफेस ऑक्यूपाई करता हुआ हमने एक पेपर का पीस ले लिया है। सो वन साइड वी आर हैविंग द मास ऑफ एन आयरन प्लेट एंड वन साइड वी आर हैविंग द मास ऑफ अ पेपर, राइट। हमने यहाँ डिफाइन कर दिया m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड वी हैव ऑल्सो डिफाइंड दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। इन दिस केस इफ यू आर गोइंग टू रिलीज द टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेम हाइट, आप एक ही पॉइंट से दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करते हैं, तो द क्वेश्चन इज दैट
नाउ विल द टू ऑब्जेक्ट्स बी एबल टू रीच द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड साइमल्टेनियसली? क्या वो एक साथ ही हिट करते हैं, या ऐसा होता है कि एक पहले हिट करता है और एक बाद में हिट करता है? आई मीन एक की स्पीड ज्यादा है, एक ज्यादा जल्दी गेन कर रहा है स्पीड, और एक थोड़ा स्लो चल रहा है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ मोशन के स्टैटिस्टिक्स को कंसिडरेशन में लेते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स मस्ट टच द सर्फेस ऑफ अर्थ साइमल्टेनियसली। क्यों? देखते हैं कैसे। आपके पास जब दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिलीज किया था तो उनका एक इनिशियल वेलोसिटी था, दैट इनिशियल वेलोसिटी फॉर जीरो, दैट इनिशियल वेलोसिटी फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स वाज जीरो। दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका g है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मासेस पर नहीं डिपेंड करती, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज गोइंग टू एक्ट on both the objects is going to be same, because both objects are acting under the influence of acceleration due to gravity which is created by earth। ठीक है, तो अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है इस ग्रेविटी की वैल्यू, इन मासेस पर नहीं डिपेंड कर रही है। तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम होने वाला है। अच्छा जी, अब इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई है, और हमें ये भी पता है कि सपोज ये ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो आपका h मीटर्स का है, वो आपकी h मीटर की वैल्यू है, वो डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास सेम है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमें पता है। नोइंग दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, एंड इन हाउ मच टाइम दैट टर्मिनल वेलोसिटी हैज टू बी अचीव्ड, ये दोनों पैरामीटर्स हमने फाइंड करने हैं। सो लेट्स जस्ट फाइंड दिस पैरामीटर्स एंड कम टू द कंक्लूजन। देखिए, व्हाट वी हैव डन हियर, हमने यहाँ पर एक मोशन इक्वेशन को यूज किया है। द मोशन इक्वेशन वी आर यूजिंग हियर एज पर आवर कन्वीनियंस इज v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी मतलब v स्क्वायर विच इज द फाइनल वेलोसिटी, उसका वैल्यू आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू आपका हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से फाइनल वेलोसिटी ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। इसका मतलब ये दोनों मासेस जिनकी इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम है, उनका टर्मिनल वेलोसिटी मतलब उनका फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू भी सेम आना चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद इनिशियल से फाइनल एक्वायर करने में जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, वो भी वैल्यूएट कर लेते हैं। दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। तो ये जो वैल्यू ऑफ टाइम आएगी वो भी आपकी सेम आएगी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट्स फेंके गए हैं वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से जो भी फाइनल एक कॉमन फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करेंगे वो सेम समय में भी एक्वायर करेंगे। तो इस मोशन स्टैटिस्टिक्स से हमें एक बात समझ में आती है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के सरफेस को साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करना चाहिए। दे शुड बी स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अर्थ टुगेदर, दे शुड बी रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ एट द सेम टाइम। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली अगर आप एक तरफ से एक हाथ में कोई भारी चीज ले लें और एक तरफ आप बहुत लाइट चीज ले लें, आई मीन एज हैवी एज आयरन इन वन हैंड एंड एज लाइट एज पेपर इन द अदर हैंड, एंड इफ यू गोइंग टू ड्रॉप बोथ द थिंग्स टुगेदर एट द सेम टाइम एंड यू जस्ट गोइंग टू लीव देम, तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयरन है वो जल्दी स्ट्राइक करेगा सरफेस, और जो पेपर है वो आराम आराम से आ रहा होगा पीछे से। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आपकी ये रहती है। प्रैक्टिकली आप अपने टेरेस से, आप कहीं से भी किसी भी हाइट से एक भारी और एक हल्की चीज को ड्रॉप करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी हैवियर मास है वो जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन हमारे मोशन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें सेम पहुंचना चाहिए, उन्हें सेम समय पर आना चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है वो इन मोशन स्टैटिस्टिक्स के साथ मेल क्यों नहीं खा रही है, क्यों डिफरेंट आ रही है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए, ये जो मोशन स्टैटिस्टिक्स आपको बताए गए थे अभी, ये मान के चल रहे हैं कि हम एक आइडियल सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन मतलब इस मोशन को इंटरप्ट करने वाला कुछ नहीं है हमारे आसपास। देयर इज नथिंग बिटवीन। जैसे अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कोई डिस्टर्बिंग फोर्स नहीं है और बहुत क्लीन सा रास्ता है और आराम से ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर। दीज आर द बेसिक अजम्पशंस। ये अजम्पशंस मान के वो मोशन स्टैटिस्टिक्स आपको सजेस्ट किए गए थे, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं होता? हम जहां रहते हैं, वी आर ऑल ओवर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आप सबने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है।
So what exactly is atmosphere? Just recall, atmosphere is a layer of air which is having combination of gases in it, and it is also having a lot of dust particles in it. So that is something which comprises एटमॉस्फेयर इस चीज का बना होता है. तो जो आपके पास मोशन स्टैटिस्टिक्स मैंने इससे पहले बताए थे, वो मोशन स्टैटिस्टिक्स एक आइडियल सिचुएशन में थे, मतलब कि वो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस को कंसिडर कर ही नहीं रहे थे. They were just assuming as if this model, this experiment is conducted in vacuum, मतलब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. अब मैं आपको बताती हूँ कि एटमॉस्फेयर के आ जाने से, क्योंकि प्रैक्टिकली तो एटमॉस्फेयर है, आइडियल सिचुएशन में आप कुछ भी मानिए, बट प्रैक्टिकली तो एटमॉस्फेयर है. तो अगर एटमॉस्फेयर आता है तो चीजें कैसे बदल जाती हैं. देखिए, एटमॉस्फेयर जो होता है, अगर आप ये इमेजिन कीजिए कि वी आर स्टैंडिंग हियर, एटमॉस्फेयर इज समथिंग विच इज नॉट विजिबल टू अस, लेकिन हम हर वक्त एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है. देर इज अ वेरी यू कैन से इंटेंस वेब ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस. हमारे आसपास हर जगह बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स और बहुत कुछ है विच इज इनविजिबल, वी आर नॉट एबल टू सी दैट, पर उसकी प्रेजेंस कभी कभी बहुत हाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स को फील होती है और हम भी देख पाते हैं. आप ये मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, विच इज द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर ट्राइंग टू विच आर इंटेंडेड टू बी थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. तो ये जो एटमॉस्फेयर, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आर इंटेंसली सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स. ये खाली नहीं है, ये जगह बिल्कुल वैक्यूम नहीं है. इस ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के सरफेस के बीच की जो जगह है वो वैक्यूम नहीं है. दे आर इंटेंसली सराउंडेड बाय सच एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स ऑल ओवर. हर जगह आपको एटमॉस्फेरिक पार्टिकल मिलेगा. तो वो बात और है कि हमें पता नहीं चलता इसका, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, दिस इज इनविजिबल, राइट. तो अभी क्या होता है कि जब कोई चीज, आप ये अज्यूम कीजिए कि अगर एक चीज को अपनी जर्नी पर जाना है और उसके रास्ते में कुछ नहीं है, तो उसका सफर ज्यादा इजी होगा, या अगर उसको जाना है और उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको ऑब्स्ट्रक्शंस को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, तो तब उसका इजी होगा. ऑब्वियसली तब इजी होगा जब कुछ नहीं है उसके रास्ते में. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू मूव इन अ प्लेस लाइक वैक्यूम. वैक्यूम मतलब एक बहुत आइडियल हाइपोथेटिकल कंडीशन जहां पे कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक मटेरियल पार्टिकल है. गैसेस क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके इनविजिबल लाइट वेट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं. तो अभी क्या होता है कि वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ दीज पार्टिकल्स. वैक्यूम मीन्स आइडियली एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसको हम वैक्यूम बोल देते हैं. तो अगर वैक्यूम है तो आपके इस ऑब्जेक्ट को, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं विच आर अप्रोचिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ, दे आर नॉट फेसिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम एनी साइड. तो उनका रास्ता बिल्कुल स्मूथ है. लेकिन नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को ये रास्ता कवर करके अर्थ तक पहुंचना है, तो रास्ते में बहुत सारा एटम और मॉलिक्यूल है जिसको क्रॉस करते हुए उनको जाना है. दैट मीन्स दे आर डेफिनेटली गोइंग टू फेस ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन देयर जर्नी टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ अर्थ, राइट. तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं एयर ड्रैग. एयर ड्रैग भी बोलते हैं इसको, आप इसको एयर फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं. So this is the air drag or the air friction which is offered from the side of atmosphere. ये फ्रिक्शन आपको ऐसी किसी जगह नहीं महसूस होगा जहां पे आप ये कह सकते हैं कि जहां पर एटमॉस्फेयर बहुत कम है या एटमॉस्फेयर बहुत लाइट है. देखिए, परफेक्ट वैक्यूम तो कहीं नहीं मिलता. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट और गो और फिगर आउट अ लोकेशन जहां पे परफेक्ट वैक्यूम हो. लेकिन हाँ, ऐसे आपको कुछ एरियाज जरूर मिल जाते हैं. हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसे कुछ एरियाज जरूर मिल जाते हैं जो बहुत ही लो प्रेशर एरियाज होते हैं. मतलब वहां पे मटेरियल पार्टिकल का इंटेंसिटी बहुत कम होता है, उसका डेंसिटी बहुत कम होता है. जैसे अगर आप मून पे जाते हैं, ठीक है, मून पे जाते हैं, तो मून का जो मास है वो अर्थ के हिसाब से बहुत कम है. क्योंकि मून का मास अर्थ के हिसाब से बहुत कम है, तो वहां पर एटमॉस्फेयर भी बहुत कम है, वहां पे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स भी बहुत कम है. देखिए, देयर इज अ वेरी क्लोज एसोसिएशन बिटवीन मास ऑफ अ प्लैनेट एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. एटमॉस्फेयर, देखिए, अगर आपके पास एक प्लैनेट है, सपोज ये एक प्लैनेट है, प्लैनेट के अराउंड एटमॉस्फेयर की एक लेयर एग्जिस्ट करती है. तो ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर एग्जिस्ट करती है, ये लेयर है ही किसकी वजह से? दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट ओनली.
देखिए अगर एक प्लैनेट है, सपोज वो प्लैनेट का वेट बहुत ज्यादा है, मतलब उसका मास बहुत ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मास ज्यादा होने की वजह से इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट इवन द गैस मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लैनेट है, सेलेस्टियल बॉडी है, जिसके अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी? उसके वेट की वजह से। अब वो ग्रेविटेशनल पुल ना केवल इन चीजों को खींचता है जो हमें दिखाई देती है, वो उन चीजों को भी खींचता है जो हमें नहीं दिखाई देती, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे पास एक एटमॉस्फेयर नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, वो ग्रेविटी की वजह से ही एग्जिस्ट करती है। अगर ग्रेविटी ना हो तो एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा। देखिए ये वाइस वर्सा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेविटी अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रही है तो एटमॉस्फेयर ना करे। एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही ग्रेविटी की वजह से करता है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी का एग्जिस्टेंस एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो तो सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट है कि एक कोई भी चीज है जिसका मास होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए देयर हैज टू बी अ मास, बिकॉज इट इज अ फोर्स विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन टू मासेस। तो अ मास विल हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अनदर मास। उसके लिए आसपास एटमॉस्फेयर है कि नहीं है उसको नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, तो एटमॉस्फेयर डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है तो एटमॉस्फेयर डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है वो अर्थ की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से ही करता है, क्योंकि अर्थ की इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि वो अपने आसपास के डस्ट मॉलिक्यूल्स को, आसपास के गैसेस को, सारी रैंडम गैसेस, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब गैस मॉलिक्यूल्स को अपने पास खींच लेता है। वो अपने इतने पास खींच लेता है कि वो एक लेयर ऑफ गैसेस अपने अराउंड एस्टेब्लिश कर लेता है, जिसको हमने एटमॉस्फेयर कह दिया है। तो अगर हम अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई भी मॉडल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी कैनॉट बी इन अ प्लेस डिवाइड ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर विल डेफिनेटली बी देयर, क्योंकि अर्थ ने एक अपनी ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है। अब हो क्या रहा है कि आपके पास इस सिचुएशन में एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में अगर आप कोई भी चीज थ्रो कर रहे हैं तो आपके पास जो मासेस हैं, दे आर नॉट गेटिंग अ स्मूथ वे टू रीच टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। दे हैव टू गेट ओवर दिस ऑब्स्ट्रक्शन विच इज ऑफर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ एयर, और इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम एयर ड्रैग या एयर फ्रिक्शन कहते हैं। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है इस रास्ते पे, आइडियल सिचुएशन में, आइडियल सिनेरियो में, जब हमने एटमॉस्फेयर को कंसिडरेशन में नहीं लिया था तो हमने ये माना था कि आपके पास इस ऑब्जेक्ट पे केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है। वो कौन सा फोर्स है? वो इसका वेट है। वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही वेट कहते हैं। तो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा था आइडियल सिचुएशन में। आइडियल सिचुएशन मतलब एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में। जब तक हमने एटमॉस्फेयर की इंटरफेरेंस को कंसिडरेशन में नहीं लिया था तब तक इस पे एक ही फोर्स माना था, विच इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच इज नथिंग बट द gravitational attraction which is exerting on this object, which is being exerted on this object from the side of earth। लेकिन अब हम जब प्रैक्टिकल केस मान रहे हैं, जब हम ये ले रहे हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेयर तो एग्जिस्ट करता ही है, तो एक और फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा विच इज कॉल्ड द एयर फ्रिक्शन और द एयर ड्रैग, एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू एक्ट एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ड्रैग का डायरेक्शन, एयर ड्रैग का डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होने वाला है। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट आपका फॉल कर रहा है, वेट की डायरेक्शन ऐसी रहेगी और इसके ऊपर जो एयर ड्रैग एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, एयर ड्रैग की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। सो इन एनी केस द नेट फोर्स विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी दिस वेट। अगर आपके पास m2 वेट है, ये आपके पास m2 है, तो m2 into g, m2 into g is the amount of the gravitational force acting on this object, which is nothing but the weight of the object. So m2 into g minus air drag, ये आपके पास एक नेट फोर्स एक्ट करने वाला है इस ऑब्जेक्ट पर। उसी तरह से ऐसा ही एक नेट फोर्स आपके पास इसके ऊपर भी काम करने वाला है, राइट? देखिए, तो हमारा सिचुएशन ये है कि अगर हमारा मास m1 है जो कि आयरन प्लेट है, उसके ऊपर एक नेट फोर्स प्रैक्टिकल केसेस में एग्जिस्ट करेगा, वो रहेगा m1 माइनस जी
क्योंकि m1 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एयर ड्रैग आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स द नेट फोर्स इज गोइंग टू बी द सबट्रैक्शन ऑफ द टू। ठीक है, जब आप ये दो फोर्सेस को वेक्टोरियली कंबाइन करेंगे तो सबट्रैक्शन आ जाएगी। तो सबट्रैक्शन में जो भी डोमिनेंट फोर्स है वो अपनी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव कर जाएगा। तो एयर ड्रैग बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट वेरी हाई, तो एयर ड्रैग बहुत ज्यादा डोमिनेंट फोर्स नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि निग्लेक्ट कर सके। तो आपके पास इवेंचुअली जो नेट फोर्स एक्ट करने वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एनी हाउ अ स्ट्रॉन्गर फोर्स इन कंपेरिजन टू द एयर ड्रैग। तो आपके पास नेट फोर्स m1 माइनस जी माइनस एयर ड्रैग, इस नेट फोर्स से आपका ऑब्जेक्ट m1 अप्रोच करेगा अर्थ सर्फेस को। सेम गोज फॉर द ऑब्जेक्ट m2, इसके ऊपर भी m2 इंटू जी माइनस एयर ड्रैग का एक ये टोटल एक नेट फोर्स एक्ट करने वाला है, और इस फोर्स से ये भी मूव करेगा। अब बात है कि जो ये एयर ड्रैग, जो मैंने माइनस एयर ड्रैग लिखा है दोनों तरफ, क्या ये एयर ड्रैग सेम है दोनों के लिए या ये डिफरेंट है? देखिए, यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लिखे हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे हैं जिसपे एयर ड्रैग की वैल्यू डिपेंड करती है। पहली चीज, एयर ड्रैग की वैल्यू डिपेंड करती है एयर डेंसिटी पे। एयर डेंसिटी मतलब जहां पर भी आप ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं वहां एयर की डेंसिटी कैसी है। तो वो डेंसिटी तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होने वाली है, और एयर की डेंसिटी इन जनरल डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है कि एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कैसा है, ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है तो अपनी तरफ ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स को खींच के रखेगी। इट विल होल्ड so many particles, it can hold so many particles around itself because of the gravitational force of attraction। तो जब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स अर्थ के सरफेस के पास रहेंगे तो उनके बीच में दूरी कम हो जाएगी। स्पेसिंग कम हो जाने की वजह से क्या होता है कि वहां पर अगर आप कोई भी गैस का सैंपल लें, कहीं पर भी ट्रैक करें और उस एरिया की डेंसिटी फाइंड करने की कोशिश करें, तो एयर की डेंसिटी काफी हाई आएगी। क्यों आएगी? तो एयर की, देखिए, दिस इज वन रीजन कि एयर की डेंसिटी या एटमॉस्फेयर अर्थ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज्यादा आप कह सकते हैं ज्यादा प्रोनाउंस्ड है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर विच एग्जिस्ट ऑन प्लेसेस लाइक मून। क्योंकि मून का खुद का मास बहुत कम है, मास कम है, जिसकी वजह से वो उसके अराउंड जो ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। और जहां पर भी वीक ग्रेविटी होगी, देखिए जहां पर भी ग्रेविटी का वैल्यू बहुत कम होगा, बहुत वीक ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी, वो ज्यादा पार्टिकल्स को होल्ड भी नहीं कर पाएगी, अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही वीक है वहां पर। तो यहां हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, और उसकी डेंसिटी भी इसी बात पे डिपेंड करती है कि हम किस सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हैं। तो अर्थ के अराउंड, अर्थ के मास पे डिपेंडेंट, उसकी ग्रेविटी पे डिपेंडेंट हमारे पास एक सर्टन एयर डेंसिटी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो फिलहाल इस कंपैरिजन में वो एयर डेंसिटी दोनों के लिए सेम रहेगी, क्योंकि एक ही जगह पे कंडक्ट किया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट को। दूसरा पॉइंट, सरफेस एरियाज ऑफ m1 एंड m2। m1 और m2 जिसमें से भी जिस ऑब्जेक्ट का भी सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा एयर ड्रैग फील करेगा। तो कन्वीनियंस के लिए हमने फिलहाल m1 और m2 जो दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उनके सरफेस एरिया सेम मान लिए हैं, ताकि हम एरिया को लेकर जो डिस्कशन है वो भी इस डिस्कशन में ना करें। सो just for the sake of convenience, we have assumed that surface areas which is existing for m1 and m2 are same. And the third point is velocities of both m1 and m2. एयर ड्रैग दोनों की वेलोसिटीज पर भी डिपेंड करता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है और इसकी वेलोसिटी कितनी है। जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी वो ज्यादा एयर ड्रैग फील करेगा। ये चीज आपने शायद प्रैक्टिकली कहीं ऑब्जर्व करी होगी कि अगर आपने कभी कोई भी चीज, कभी काइट के साथ कभी काइट उड़ाई है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी काइट या लाइट ऑब्जेक्ट्स के उड़ने की बहुत आवाज आती है, वो एयर ड्रैग की वजह से ही होती है। बिकॉज कोई चीज जो बहुत ज्यादा स्पीड पे चलेगी वो जब एयर को क्रॉस करती है, तो बिकॉज ऑफ द एयर ड्रैग एंड द रिटार्डेशन विच इज रिटार्डिंग फोर्स विच इज गोइंग टू कम फ्रॉम द साइड ऑफ एयर ऑन दैट ऑब्जेक्ट, एक हमें आवाज भी आती है उसकी। ठीक है, वी आर एबल टू फील द प्रेजेंस ऑफ दैट एयर ड्रैग ऑल्सो एट टाइम्स। तो आपके पास क्या होगा, वेलोसिटीज पर भी डिपेंडेंट होगा। वेलोसिटीज m1 की कैसी है, m2 की कैसी है, उस पर भी आपके एयर ड्रैग का मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमने ये एयर ड्रैग लिखा है, हम ये देख सकते हैं कि इन पैरामीटर्स से दोनों एयर ड्रैग्स में डेंसिटी पैरामीटर सेम जाएगा आपका। सरफेस एरिया फिलहाल के लिए हमने डेलिबरेटली सेम किया हुआ है, जबकि हम अलग कर सकते थे, बट हमने सरफेस एरिया भी एज ऑफ नाउ सेम कर दिया। दोनों को सेम साइज से मैंने सेम एरिया को
सेम एरिया से रिप्रेजेंट करा है। सिर्फ जिस चीज में वेरिएशन आ सकती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है पैरामीटर, वो है वेलोसिटीज, क्योंकि once we are going to leave this object, they are going to move according to the motion statistics. हम उस पैरामीटर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि उनकी किस पर्टिकुलर टाइम पे या किस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होगी। दैट इज नॉट समथिंग वी कैन कंट्रोल, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में जहां पर हमारे पास दो तरह के मासेस हैं। देखिए एक आयरन है और एक आपका पेपर है। आयरन और पेपर दोनों ऑब्जेक्ट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है उनकी डेंसिटीज का, कि आपके पास जो M1 है वो हैवी, ये देखिए दोनों का मैंने सरफेस एरिया मतलब लगभग उनका जो स्पेस ऑक्यूपेंसी है, स्पेस ऑक्यूपेंसी है वो उनका सेम रखा है मैंने। तो इसका मास हैवी क्यों हो गया और इसका मास कम क्यों हो गया? वाई योर और हाउ योर M1 इज ग्रेटर देन योर M2, उसका रीजन जाएगा टोटली डेंसिटी पर, कि आपका जो आयरन का कॉम्पोजिशन है, जो उसका मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है, जो मटेरियल गया है उसमें वो हैवी है, और यहाँ पर पेपर है, पेपर का मटेरियल कॉम्पोजिशन जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके एटम्स है, उसका ज्यादा वेट नहीं है। दिस इज अ लाइटर पार्टिकल। दैट मीन्स ये दोनों मासेस के बीच में जो वेरिएशन है वो केवल उन दोनों मासेस की डेंसिटीज में फर्क है, उसकी वजह से आया है। देखिए मास जो होता है आपका, मास होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है आपका? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और आप एक पैरामीटर को सेम भी कर देते हैं, सपोज आप वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी या उनके डायमेंशन सेम कर लेते हैं, सपोज दोनों सेम शेप के सेम डायमेंशन के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम सेम भी है, तो भी अगर उनकी डेंसिटी फर्क है, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट्स बाय नेचर डिफरेंट लिए हैं, आप डेंसिटी को तो सेम नहीं कर सकते, तो डेंसिटी उनकी ऑटोमेटिकली वेरी हो जाएगी। आयरन की डेंसिटी इज many times more in comparison to density of paper, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें अपने एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। देखिए अब इसमें होगा क्या, when you are going to release the two objects simultaneously from the same height and the two objects are now allowed to move through through this path where there is existence of atmosphere also, then what will happen, आपका एयर ड्रैग एक्टिवेट हो जाएगा। एयर ड्रैग विल कम इनटू एक्टिवेशन, और एयर ड्रैग का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? इनकी वेलोसिटीज पर। तो इनिशियली जब आपके ऑब्जेक्ट आपने होल्ड करे हुए हैं, जब आपने ऑब्जेक्ट्स को सिंपल होल्ड करा है, उस वक्त वेलोसिटी क्या है दोनों ऑब्जेक्ट्स की? जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। तो अब जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो एयर ड्रैग का वैल्यू भी जीरो है, मतलब ये जो एयर फ्रिक्शन है या एयर ड्रैग है, दिस विल कम इनटू एक्टिवेशन ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज सीन मूविंग। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, सिर्फ स्टेशनरी पड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर में, तो एयर ड्रैग की कोई वैल्यू नहीं है, तो एयर ड्रैग जीरो रहेगा, एयर फ्रिक्शन जीरो रहेगा। वो फ्रिक्शन एक्टिवेशन में कब आएगा? जब आपके ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए नजर आएंगे, जब आपके ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, जैसे ही वो मूव करेंगे वैसे ही आपका एयर फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो एयर फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए, अब हमें ये पता है कि ये जो मोशन है दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल टेंड टू गेन वेलोसिटी। अभी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन जीरो रहने तो नहीं वाली, हम जब छोड़ेंगे दे विल टेंड टू गेन द स्ट्रेंथ इन देयर वेलोसिटीज। तो आपके पास जब ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी के बढ़ने के साथ ही एयर ड्रैग की वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि देखिए जो आपका M1G है और जो M2G है, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के वेट है वो तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं चेंज होने वाले, लेकिन आपका एयर ड्रैग है वो पैरामीटर आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि एयर ड्रैग इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, और वेलोसिटी रास्ते भर में बढ़ने वाली है, चेंज होने वाली है। तो आपके पास वेलोसिटीज बढ़ती रहती हैं, पूरे रास्ते में वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी के बढ़ने से एयर ड्रैग की वैल्यू इंक्रीज होगी, दोनों केसेस में इंक्रीज होगी, यहां भी इंक्रीज होगी एयर ड्रैग और यहां भी इंक्रीज होगी। वाई? बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी बढ़ रही है। अब क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एयर ड्रैग की वैल्यू बढ़ जाए, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, तो दैट मीन्स ये जो नेट बैलेंस्ड फोर्स है इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। द नेट फोर्स विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल रिड्यूस, विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। देखिए इसमें हो क्या रहा है, इनिशियली जब दोनों रेस्ट में हैं तो एयर ड्रैग की वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स दे आर एक्टेड अपॉन बाय द मैक्सिमम फोर्स विच इज नथिंग बट देयर वेट। जैसे हमने इसको ड्रॉप कर दिया और एयर ड्रैग की वैल्यू बढ़ने लग गई,
तो आपके पास ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंस की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। कम होनी शुरू भी हो जाएगी तब भी एयर ड्रैग विल नेवर बी एबल टू मिनिमाइज दिस वैल्यू। लेकिन आपके पास जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो लाइटर ऑब्जेक्ट्स के केस में ये पॉसिबल है कि आपके पास इस नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए किसी पॉइंट पर। देखिए, जब एयर ड्रैग की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एयर ड्रैग की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये जो डिफरेंस है विच इज वेट माइनस एयर ड्रैग, ये डिफरेंस आपका कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये वेट वाली वैल्यू तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कांस्टेंट है, एंड इफ दिस पैरामीटर इज इंक्रीजिंग, तो इसके इंक्रीज करने से आपके पास ये जो टोटल डिफरेंस है, ये डिफरेंस की वैल्यू नेचुरली कम हो जानी चाहिए। तो लाइटर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पेपर, लाइटर ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, पेपर, आपके पास रेन ड्रॉप्स भी होती हैं, रेन ड्रॉप्स, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत हल्की है, जो कंपैरेटिवली बहुत लाइट है। लाइटर ऑब्जेक्ट्स के केस में एक ऐसी स्टेज आती है जब आपका एयर ड्रैग का वैल्यू एग्जैक्टली उसके वेट के बराबर हो जाता है और ये डिफरेंस 0 हो जाता है। क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी के साथ बढ़ता जा रहा है, पर बढ़ते अगर इसका वैल्यू किसी भी पॉइंट पे पेपर के वेट के बराबर हो गया, अगर एयर ड्रैग का वैल्यू पेपर के वेट के बराबर हो गया, तो आपके पास ये डिफरेंस 0 हो जाएगा, ये डिफरेंस 0 हो जाएगा। और अगर ये डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 काम कर रहा है। नेट फोर्स 0 काम करने का मतलब है कि अब ये और एक्सेलरेट नहीं करेगा। अब मतलब जब तक ये 0 नहीं अचीव हुआ था तब तक तो द मोशन वाज एक्सेलरेटेड मींस द ऑब्जेक्ट वाज गेनिंग वेलोसिटी, पर जैसे ही उसके ऊपर फोर्स 0 हुआ, एक्सेलरेशन भी साथ साथ ही 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अब ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव नहीं आ सकते, इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि इसकी एग्जिस्टिंग स्टेज तो मोशन थी, ये तो मूव कर रहा था ना, इट वॉज इन मोशन। इसका मतलब कि जैसे ही आपके पास ये डिफरेंस 0 हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि उसका एग्जिस्टिंग स्टेज क्या था, जब ये फोर्स 0 हुआ उस वक्त उसका एग्जिस्टिंग स्टेज क्या था, मोशन विद अ सर्टेन वेलोसिटी। जैसे मान लो सपोज यहां से यहां तक आया, इस स्टेज पे जो भी इसकी वेलोसिटी रही होगी, उस वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एयर ड्रैग की वैल्यू आई होगी, उस एयर ड्रैग की वैल्यू मतलब इस सिचुएशन पर, इस वेलोसिटी की वैल्यू पर आपके पास ये डिफरेंस 0 हो गया। इसका मतलब अब बचे हुए रास्ते में ये ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी के साथ मूव करने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी एनीमोर। व्हाई? बिकॉज इट्स मोशन इज नो मोर एन एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास जहां आयरन है, आयरन के केस में अगर आपके पास एयर ड्रैग जो कि वेलोसिटी के बढ़ने से यहां भी बढ़ ही रहा था, लेकिन क्योंकि आपके पास आयरन का वेट बहुत ज्यादा है, आयरन इज अ वेरी हैवी पार्टिकल, इट्स अ वेरी हैवी थिंग कंपैरेटिवली ना, तो एयर ड्रैग कितना भी बढ़ जाए वेलोसिटी के साथ, वो इस डिफरेंस को 0 नहीं कर पाएगा। तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट है दैट माइट कंटिन्यू टू अंडरगो एन एक्सेलरेटेड मोशन, वो एक्सेलरेटेड मोशन के साथ ही मूव करेगा। उससे क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूरे रास्ते में बढ़ती रहेगी, लेकिन इसकी बहुत पहले बढ़नी बंद हो गई थी, इसकी थोड़े समय तक बढ़ी, उसके बाद जैसे ही ये कंडीशन अचीव हुई वैसे ही इसकी और बढ़नी बंद होगी और ये अब इसी वेलोसिटी के साथ आगे की जर्नी में चलेगा। लेकिन यहां पर जहां पर ये डिफरेंस कभी 0 हो ही नहीं पाया, तो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू गेन strength in the velocity, it will continue to accelerate। तो जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता जा रहा है उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डेफिनेटली इससे तो ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी तो यहीं पर एक्वायर होगी ना, इसकी जो लास्ट फाइनल वेलोसिटी एक्वायर ये कर सकता था वो यहीं पर एक्वायर होगी। और इंक्रीमेंट हो नहीं पा रहा क्योंकि फोर्स 0 हो गया है। इंक्रीमेंट के लिए फोर्स तो चाहिए ना, फोर्स तो है नहीं अब, तो इसकी एक टर्मिनल वेलोसिटी बहुत पहले एक्वायर होगी लाइटर ऑब्जेक्ट की, इसकी ये वाली रहेगी टर्मिनल वेलोसिटी, तो जो ये तब एक्वायर करेगा व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू टच द सरफेस ऑफ अर्थ। दैट मींस दिस ऑब्जेक्ट will have a higher terminal velocity than this object, which because this object acquired its terminal velocity long back, बहुत पहले acquire कर ली थी इसने। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा है, और ये ऑब्जेक्ट जो कि स्टार्टिंग में एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा था, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम
इट बिगैन टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये अपनी इसी वेलोसिटी के साथ पूरे रास्ते में चल रहा है, तो ये आराम से आता है। तो हम देखते हैं कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है दैट टचेस द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड फर्स्ट इन कंपैरिजन टू द अदर ऑब्जेक्ट which is moving along with it but which is lighter in weight, right? ये ऑब्जर्वेशन आपको किसी ऐसी जगह पे नहीं मिलेगी जहां पर एटमॉस्फेयर ना एग्जिस्ट करता हो। अगर क्योंकि ये जो सारा चेंज है हमारे ऑब्जर्वेशन में, ये सिर्फ एयर या एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगी। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट चाहे हैवी हो चाहे लाइट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, all the objects are going to reach the surface of Earth together at the same time, provided they were released at the same time from the same height. But ये सारे मोशन स्टैटिस्टिक्स अगर आप सेम भी रखें तो भी ये एक्सपेरिमेंट अगर एटमॉस्फेयर में कंडक्ट किया जाएगा तो कौन सा आपके पास पहले पहुंचेगा? जो आपका हैवी होगा, जो भी हैवियर ऑब्जेक्ट होगा वो आपका जल्दी आएगा और स्ट्राइक कर देगा, और लाइट ऑब्जेक्ट आराम से आएगा, धीरे आएगा। ठीक है, सो बोथ विल नॉट स्ट्राइक द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। और ये वही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वही प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो हम देखते भी हैं। अगर आपके पास एक हाथ में बॉल हो, एक हाथ में कोई लाइट सी चीज हो, दोनों को आप रिलीज करेंगे, लाइट चीज पीछे चली जाएगी और हैवी ऑब्जेक्ट बहुत पहले नीचे स्ट्राइक कर चुका हो, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।